दोस्तों नमस्कार। जीएस एंड लॉ पॉइंट में मैं संजीव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इतिहास का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आम तौर पर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सिविल सर्विसेज में चाहे राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ पर लिखित परीक्षा आएगी वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ये काल पूर्व मध्यकाल कहलाता है और इसको हम राजपूत काल भी कह देते हैं। इसका समय 700 से 1200 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जब गुप्ता साम्राज्य समाप्त हो गया और हर्षवर्धन का युग भी समाप्त हो गया, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद का इतिहास इसमें पढ़ा जाएगा। ये पूरा कालखंड 700 से 1200 के बीच का राजपूत काल कहलाता है। तो ये राजपूत कौन है? राजपूत काल कह रहे हैं हम इसको। तो ये राजपूत काल क्यों कहा जा रहा है? क्या मतलब है राजपूतों से? क्या राजपूत ही क्षत्रिय हैं? क्या क्षत्रिय ही राजपूत हैं? इस पर प्रश्न उठता है। प्रश्न उठेगा मुख्य परीक्षा के हिसाब से, राजपूतों की उत्पत्ति का कारण बताइए। अब अगर राजपूत क्षत्रिय ही हैं तो फिर उनको राजपूत क्यों कहा जा रहा है? क्षत्रिय काल क्यों नहीं कहा गया? लेकिन ये काल राजपूत काल कहा गया। किसने कहा? विद्वानों ने कहा। इतिहास के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा राजपूत काल। तो कुछ बात होगी। बात यह है कि हमारे वर्णाश्रम धर्म के दृष्टि से वैदिक परंपरा के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। और इसमें ब्राह्मण तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय राजा वर्ग था, शासक वर्ग था, वैश्य व्यापारी वर्ग था, वणिक वर्ग जिसको हम कहते हैं, और शूद्र जो कृषि कार्य में जुड़ा हुआ हो या अन्य सभी जो वर्किंग के कार्य हैं, हार्ड वर्किंग के कार्य हैं, परिश्रम है, वो सारे के सारे कार्य शूद्र करते थे। प्रश्न है क्षत्रिय का और राजपूत का। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के, अब चूंकि राजपूत है नाम तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। क्षत्रिय तो हमारे यहाँ, हमारे देश में सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए हैं और चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए हैं। राजा रामचंद्र जी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और श्री कृष्ण चंद्रवंशी कहे गए। तो फिर राजपूत कौन थे? प्रश्न यही है, राजपूत कौन थे? तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति
के संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं। इसमें एक सिद्धांत है देशी मत यानी भारतीय मत, और दूसरा है विदेशी मत। देशी मत और विदेशी मत क्या है? एक मत के अनुसार राजपूत आर्य ही थे, भारतीयों की संतान थे, भारतीय क्षत्रिय जो थे वही राजपूत कहलाए। और दूसरा सिद्धांत कहता है, जिसमें अगुवाकार हैं कर्नल टॉड, वो ये कहते हैं कि राजपूत विदेशी लोग थे और उन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लिया और उसके बाद वो सब यहीं बस गए और उनको कालांतर में राजपूत कहा गया। जैसा कि हमने बताया देशी मत, तो इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो है ही, यानी आर्य, आर्यों की संतान, ये तो है ही। मुख्य बात ये है, जो प्रश्न उठता है वो यहां से उठता है, जिसके अगुवाकार हमने कर्नल टॉड बताए हैं। कर्नल टॉड का मानना था कि राजपूत भारत के बाहर से आए, विदेशी थे तो मतलब भारत के बाहर से आए। तो भारत में गुप्त साम्राज्य के बाद जब भारत थोड़ा कमजोर हुआ तो विदेशियों ने हमले करने शुरू किए। अब ये विदेशी जातियां जो थी ये सब इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही थी। तो सबसे पहला अटैक कहाँ होता है? राजस्थान में, पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है। ये विदेशी कौन थे? ये शक हुए, हूण हुए, ठीक है। कुषाण भी विदेशी थे, शक, हूण, कुषाण। हिंद यवन शासक भी थे, इंडो ग्रीक रूलर्स जिन्हें कहा गया। इन सब लोगों ने मिलकर के भारत पर हमला किया और यहाँ का जो शासक वर्ग था वो पराजित हो गया और इन्होंने उनके हिस्सों पर कब्जा कर लिया और कालांतर में यहीं पर ये बस गए, यहीं की स्त्रियों से विवाह कर लिया, बस गए। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि इनको यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे समाज में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सिस्टम था, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा संख्या थी और चूंकि ये शासक वर्ग था तो इनको भी कहीं ना कहीं समाहित किया जाए समाज में। इस कारण से इन लोगों को समाहित करने के लिए पंचम वर्ण ना कह करके राजा और राजशाही का सिस्टम था, इसलिए राजपूत के अंतर्गत इनको समाहित कर दिया गया। ये कहना है कर्नल टॉड का, क्योंकि कर्नल टॉड ही विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के मूल कर्ता धर्ता है। अच्छा, अब हमारी इसके विषय में हम बाद में अभी चर्चा करेंगे, इनके तर्क और बताएंगे, इनके साथ जुड़े हुए और विद्वानों के भी तर्क बताएंगे। देशी मत को जरा देख लें। हमारा देशी मत ये कहता है कि ब्रह्मा जी ने आबू पर्वत की तलहटी पर एक यज्ञ किया। देखिए, जुड़ राजस्थान ही रहा है, शुरुआत राजस्थान से ही हो रही है। आबू पर्वत की तलहटी पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। कुछ किताबों में वशिष्ठ का भी नाम आता है, कहीं ब्रह्मा का नाम आता है, ज़्यादातर जगह ब्रह्मा लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने आबू पर्वत की तलहटी में यज्ञ किया। क्यों यज्ञ किया?
क्योंकि देश में जरूरत थी यज्ञ की। यज्ञ हमारे यहाँ होते रहते हैं, वैदिक परंपरा है। तो जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। अब इसमें कहने के लिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यज्ञ कुंड से कैसे उत्पत्ति हो सकती है। तो भाई महाभारत काल में द्रौपदी यज्ञ कुंड से ही उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वो यज्ञ सैनी कहलाई। उनका भाई धृष्टद्युम्न वो भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। तो ये 4 राजपूत योद्धा कौन है, ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में और मेंस के लिए भी। तो 4 राजपूत योद्धा हैं ये चहमान, जिनको हम आगे चल करके चौहान कहेंगे। चहमान, चालुक्य और प्रतिहार और परमार, ये राजपूत योद्धा हैं 4। इनकी उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई। तो यज्ञ कुंड का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए। अब ये 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए यज्ञ कुंड से। एक मिनट, चार राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई यज्ञ कुंड से। और उसके बाद कालांतर में जितने भी राजपूत योद्धा हमको मिलते हैं वो सब इन्हीं की संतान है। तो इस काल में देखिए, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार तो थे ही, चंदेल राजा भी हुए, ठीक है, और चोल भी हुए, चंदेल चोल, चेर भी हुए, पांडे भी हुए, यादव भी हुए, काकतीय भी हुए, ठीक है, काकतीय भी हुए। बहुत सारे राजपूत योद्धा हैं, हम आपको ब्यौरेवार ढंग से सभी कुछ बताएंगे। तो ये देशी मत में आता है। अब देशी मत और विदेशी मत की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब जरा, चूंकि सवाल राजपूतों की उत्पत्ति का है, यहां पर सरनेम जो लोग राजपूत लगाते हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है मामला, इसीलिए बार बार राजपूत आ रहा है शब्द। तो इसमें आपको आगे बताएंगे कि एक महोदय हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसी में बता रहे हैं। इनका नाम सुना होगा आपने, V.A. स्मिथ हुए, भंडारकर हुए, R.G. भंडारकर हुए। ये प्राचीन इतिहास के बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। स्मिथ हुए, भंडारकर हुए। इसके अलावा क्रुक हुए और कर्नल टॉड तो है ही। ये इन लोगों का कहना है
कि राजपूत विदेशियों की संतान थे। इन्होंने अपना तर्क देते हुए कुछ बातें बताई हैं जो हम आप लोगों से बताएंगे। कहा कि अगर ये क्षत्रिय होते, राजपूत अगर क्षत्रिय होते तो अमर सिंह ने अमरकोश लिखी थी। गुप्ता पीरियड में अमर सिंह नवरत्न में ही एक थे, उन्होंने अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। तो अमर सिंह अपने अमरकोश में राजपूतों को क्षत्रिय का पर्यायवाची बताया होता, राजपूतों को क्षत्रिय का पर्यायवाची बताया होता अगर राजपूत ही क्षत्रिय हैं तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पराशर स्मृति में राजपूतों को वैश्य पुरुष और अंबष्ठ स्त्री की संतान बताया गया। पराशर स्मृति में वैश्य पुरुष और अंबष्ठ स्त्री। दरअसल जब वर्णाश्रम धर्म तो देखिए शुरू से ही छिन्न भिन्न हुआ है। हमने जैसे कि आपको बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 जातियां हैं, 4 वर्ण थे। उसके बाद ये जरूरी तो नहीं कि ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय में नहीं हो सकता, या क्षत्रिय का विवाह वैश्य में नहीं हो सकता, या ब्राह्मण का विवाह शूद्र में नहीं हो सकता, या क्षत्रिय का विवाह शूद्र में नहीं हो सकता। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। तो जैसे जैसे ये अंतरजातीय विवाह होते हैं वैसे वैसे जातियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, वर्ण संकर जातियां इनको कहते हैं, वर्ण संकर जातियां। तो वर्ण संकर जातियां पैदा हो जाती हैं। तो पहले कोई क्रॉस जाति रही होगी, किसी ने किया होगा। तो एक अंबष्ठ नाम की वर्णाश्रम सिस्टम में एक अंबष्ठ जाति होती है। तो अंबष्ठ जाति की स्त्री से विवाह किया और उसमें पुरुष जो था वो वैश्य पुरुष था। तो अगर ऐसा विवाह के बाद जो संतान होगी वो शूद्र कहलाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये शूद्र होना चाहिए। फिर पृथ्वीराज रासों में बताया गया कि जब म्लेच्छों के अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और यज्ञ करके राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण वो राजपूत कहलाए। ठीक है, इनकी भी बात को मान लिया। अब आरजी भंडारकर कहते हैं कि ये जो प्रतिहारों में प्रतिहार कहते हैं तो इनका पूरा नाम कहते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो ये गुर्जर प्रतिहार जो थे ये विदेशी थे, गुर्जर जो थे विदेशी थे। और बल्कि ये गुर्जर जो हैं विदेशी खिजरों की संतान थे, विदेशी खिजरों की संतान थे गुर्जर। और विदेशी खिजरों के कारण ही राजपूतों को विदेशी कहा गया। राजपूत गुर्जरों की संतान के कारण विदेशी कहे गए। पुराणों में ये सब पॉइंट वाइज पॉइंट करके आप लोग लिखते चलिए, चाहे समझते चलिए, हम बता रहे हैं उसी प्रकार से। पुराणों में है वंशी राजपूतों का उल्लेख शकों और यवनों के साथ किया गया है। पुराणों में है वंशी क्षत्रिय। अब ये है वंशी क्षत्रिय कौन थे?
हमने तो सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया, है वंशी। दरअसल एक सहस्त्रार्जुन का नाम सुना होगा, जिनकी 1000 बाहें थीं, उनको बाद में मार दिया गया था। तो पुराणों में है वंशी राजपूतों का उल्लेख किया गया है शकों और यवनों के साथ। चालुक्य राजपूत भी गुर्जर थे। चालुक्य राजपूत ये भी गुर्जर थे, इनको भी गुर्जर कहा गया, चालुक्य राजपूतों को। और आप सुनते हैं चालुक्यों का नाम, गुजरात में चालुक्य राजा शासन करते थे। अब वो कहते हैं भंडारकर महोदय कि चालुक्य भी गुर्जर थे, और उन्होंने जब लाट प्रदेश पर, ये गुजरात का पुराना नाम है लाट प्रदेश, ठीक है, तो गुर्जरों ने जब लाट प्रदेश पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम बदलकर गुर्जर से गुजरात कर दिया। यानी गुजरात का नाम क्यों पड़ा? गुर्जरों के कारण। गुजरात गुर्जरों के कारण पड़ा नाम, ये भंडारकर महोदय कहते हैं, ठीक है। और तर्क इन्होंने दिया कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार चहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। पृथ्वीराज विजय ये भी एक बहुत बड़ी पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो की तरह पृथ्वीराज विजय नाम की एक पुस्तक है। तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार चहमान वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था, और उसकी कुछ मुद्राओं में गुर्जर, उसकी कुछ मुद्राओं में वासुदेव चहमान लिखा है, ठीक है। और भंडारकर महोदय का ये कहना है कि ये खिजरों की संतान थे। तो इन्होंने कुछ तर्क ऐसे दिए हैं जो कुछ स्वीकार्य हैं, जैसे गुजरात वाला तर्क थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और जो तर्क है वो शायद ठीक नहीं है। अब इनकी जरा हम पड़ताल कर लेते हैं, इनका खंडन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनका खंडन किया है कि ये सब गलत है। ऐसे लोगों में किसका है नाम? ऐसे लोगों में एक सीपी वैद्य हुए हैं। सीपी वैद्य नाम के सज्जन हुए। एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनको ओझा जी अक्सर कहा जाता है। सीपी वैद्य महोदय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन लोगों का कहना है कि राजपूत जो थे वो भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे, ठीक है। ये कहते हैं कि राजपूत शब्द, पहला तर्क आ रहा है इनका कि जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत के राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत का है, संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है, और महाभारत में द्रौपदी को राजपुत्री कहा गया है, इनका तर्क है। महाभारत में, ठीक है, महाभारत में द्रौपदी को भी क्या कहा गया है? राजपुत्री, राजपुत्री ये कहा गया है, ठीक है। तर्क इनका स्वीकार्य है। इसके बाद मध्य युग में, यानी कि जब ये समय चल ही रहा था,
तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण वर्णाश्रम धर्म खंडित हो रहा था। सुनिएगा और समझिएगा, मध्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। आपने देखा कि बौद्ध धर्म आगे चल कर के दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। और हीनयान और महायान भी आगे चल कर के टूटा वज्रयान और सहजयान में। तो सहजयान में मतलब सहजयान नाम के बौद्ध शाखा में तंत्र मंत्र वगैरह इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ ऐसा था कि लोग जल्दी और ज़्यादा मात्रा में आकर्षित हो रहे थे। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के पालन में शिथिलता दिखाई पड़ रही थी। तो लोग अपना ये सोच रहे थे कि कैसे हम अपने धर्म को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसके लिए राजस्थान में भी स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा था। बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, वर्णाश्रम धर्म में दिक्कत हो रही थी, वर्ण व्यवस्था को मानने में समस्या हो रही थी, शादियां हो रही थी, वैवाहिक संबंधों के जरिए राजस्थान और बाकी देश के हिस्सों में अलग अलग लोग शादी कर रहे थे दूसरी दूसरी जातियों में। ऐसे में राजस्थान के क्षत्रियों ने ये विचार किया कि हम अपनी कम्युनिटी में ही शादी करेंगे, विवाह करेंगे। यानी राजस्थान के बाहर विवाह करने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान के ही राज परिवार में शादी विवाह करेंगे और राजस्थान के राज परिवार में ही शादी विवाह करने से हमारा जो रक्त है वो दूषित नहीं होगा। इस वजह से कालांतर में राजस्थान के जो लोग थे वो राजपूत हो गए और बाकी क्षत्रिय ही रहे। ये एक बात कही गई राजपूत शब्द के आने की। इसके अलावा कुछ तर्क और हैं। पृथ्वीराज रासों में जैसे तर्क उन्होंने दिया था, तो पृथ्वीराज रासों में कई अनैतिहासिक और अकल्पनीय बातें बताई गई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पृथ्वीराज रासों में कई अनैतिहासिक बातें बताई गई हैं। तो सारी बातें जो हैं सत्य थोड़ी हैं, तो इसलिए इस बात को भी हम मान लेते हैं कि असत्य ही होगा। इसके बाद इस बात का भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है कि गुर्जर जो थे वो विदेशी थे और खिजरों की संतान थे। ये भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहाँ से हम कह सकते हैं कि गुर्जर विदेशी थे और खिजरों की संतान थे? इसका कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया गया है। तो ये तर्क भी उनका खारिज हो जाता है कि राजपूत विदेशी थे। पुराण हैहय वंश की बात आई थी। पुराणों में हैहय वंश को चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे हैहय वंश को। तो फिर वो वाली बात भी उनकी गलत हो गई कि विदेशी थे। अब एक बात, अरबों ने और प्रतिहारों ने, ठीक है, अरबों ने और प्रतिहारों ने गुर्जरों को, राष्ट्रकूटों ने, अरबों ने और राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट आप जान रहे हैं, अभी आपको नहीं मालूम है, राष्ट्रकूट भी एक क्षत्रिय जाति थे जो दक्षिण भारत में रहते थे। तो अरबों ने और राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, राष्ट्रकूटों और अरबों ने
प्रतिहारों को गुर्जर कहा है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार कहा गया है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। तो ये बात सही है कि राष्ट्रकूटों ने और अरबों ने प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। लेकिन इसमें भी एक बात आती है कि साहित्य और अभिलेखों में प्रतिहारों को, साहित्य में यानी लिटरेचर में और अभिलेखों में यानी इंस्क्रिप्शन में, अभिलेखों में प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण के वंशज थे प्रतिहार। तो फिर ये तो गुर्जरों की उत्पत्ति और गुर्जर विदेशी मान रहे हैं, तो फिर गलत बात हो गई ये भी। तो ये भी तर्क नहीं चला। एक बात और कहेंगे, जैसे गुजरात वाली आपने अभी हमने बताया कि गुजरात वाली बात सही हो सकती है, गुर्जर, अभी इसमें उसका तर्क काटा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कह रहे हैं कि गुजरात गुर्जरों के कारण नाम नहीं पड़ा, गुजराती भाषा के कारण नाम पड़ा है गुजरात का। जैसे कि तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना वहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों एक ही स्टेट थे, आज अलग अलग हैं, लेकिन क्या दोनों में भाषाएं अलग अलग हैं? नहीं, भाषा तो एक ही है, तेलुगु। तो तेलुगु भाषा से तेलंगाना हो सकता है, तो गुजराती भाषा से गुजरात क्यों नहीं हो सकता? कन्नड़ भाषा से कर्नाटक हो सकता है, उड़िया भाषा से उड़ीसा हो सकता है, तो गुजराती भाषा से गुजरात क्यों नहीं हो सकता? गुजरात का नाम गुर्जर से ही हुआ है, ये गलत बात है। तो ये भी तर्क इनका कट गया। अब आपके पास मोटे मोटे कई तर्क हैं कि राजपूत विदेशी नहीं थे, राजपूत भारतीय ही थे और भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत ज्यादा सटीक है। ठीक है, आज ये पड़ताल हमने आपको करवा दी है। एक तर्क और है, उसमें हम बताएंगे आपको हमीर महाकाव्य। एक हमीर, हठी हमीर करके एक पुस्तक है, हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य। इसमें भी राजपूतों को क्षत्रिय बताया गया है, सूर्य की संतान बताया गया है। राजपूतों को सूर्य की संतान, ये सूर्यवंशी। अच्छा, एक तर्क और हम आपको दे रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने आबू पर्वत की तलहटी में यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से योद्धा उत्पन्न हो गए। गलत बात है, यज्ञ कुंड से योद्धा नहीं उत्पन्न होते। ठीक है, अच्छा, क्षत्रिय जितने भी हैं ये माने गए हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो फिर कहोगे कि सूर्यवंशी कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? व्यवहारिक बात करो, गैर व्यवहारिक बात मत करो। अच्छा, महाभारत काल को कपोल कल्पना है कि सच्चाई है? कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में आज भी है। ठीक है, महाभारत कोई कपोल कल्पना नहीं है। कृष्ण थे और कृष्ण के समय, कृष्ण के सामने ये सब हुआ। जहां पर बताया कि भीम के पुत्र का सिर गिरेगा, वहां पर आज भी खाटू श्याम है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र, इनसे क्या अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब देवताओं की संतान नहीं थे? और वैसे भी अगर देखो तो सूर्य और चंद्रमा ही तो हमको जीवन देता है। इस धरती पर जीवन कहां से आया? हम और आप कहां से आए?
हम और आपकी उत्पत्ति भी ब्रह्मांड से ही तो हुई है, ब्रह्मांड के सिस्टम से हुई है। सूर्य तो हम सबका पिता माना जाता है ना। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रमा माता, नहीं, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा औषधियों का कारक है, और सूर्य हमारा पालन करता है। अगर सूर्य नहीं होंगे तो अनाज, अन्न, भोजन ये सब हमको नहीं मिलेगा, और इसी भोजन को हम जब खाते हैं तो हम बढ़ते हैं, हमारी तरक्की होती है, हमारा शरीर विकास होता है। एक मूवी आई थी ना, कोई मिल गया, उसमें वो जादू नाम का जो जीव होता है वो क्या खाता है? धूप। हम लोग धूप को डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसलिए अनाज के दाने बोते हैं, वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, और फिर तो साइंस भी मानता है ना, और फिर वो गेहूं के दाने, वो चावल के दाने, वो फल, वो फूल, वो सब हमको मिलते हैं और उसको हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी आती है। तो सूर्य पिता है, जो खाना खिलाए वो पिता, जो पाले वो पिता। तो सूर्य पिता हैं, और सूर्य उत्पत्ति का भी कारण है। सूर्य पुत्र ही तो थे कर्ण, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, है ना। वायुदेव के पुत्र भीम थे, इंद्र के पुत्र अर्जुन थे। तो जब ये सब हो सकते हैं तो फिर सूर्यवंश और चंद्रवंश क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है। तो आप देखिए, हमने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के कारण बताए, और राजपूत कहें या क्षत्रिय कहें, बात एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। अब आप इसको पढ़िएगा, अगली क्लास में हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर लाएंगे, आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। और यहाँ से जो हमने इतिहास उठाया है आज 700 से 1200 का, अब अगली क्लास जो होगी वो त्रिपक्षीय संघर्ष से होगी, जो इतिहास का इस काल के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पूरे कालखंड में पूरा भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, और हर एक हिस्से में अलग अलग राजपूत राजा शासन कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उस कालखंड में एक हमारे देश का हिस्सा, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजधानी तो उत्तर प्रदेश की जैसे लखनऊ है, राजधानी होने का मतलब जानते ही हैं आप लोग। लेकिन उस जमाने में कन्नौज बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, और कन्नौज का पराभव हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद नहीं हुआ। कन्नौज अपने आप में महत्वपूर्ण बना रहा। अब सवाल ये उठता है कि कन्नौज, वही कन्नौज जो आज यूपी में है और थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जिला है। कन्नौज को हम इत्र के कारण, इत्र नगरी के कारण जानते हैं, लेकिन वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है उत्तर प्रदेश का, कोई डेवलप्ड सिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 12, 13, 14 शहरों में से एक भी शहर के अंतर्गत उसका नाम नहीं आता है। तो कन्नौज, वही कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि हर्षवर्धन ने उसको राजधानी बनाया, और वो बाद के समय तक 3 शक्तियों के लिए आन बान शान का प्रतीक रहा। कन्नौज को हम महोदय नगर के नाम से भी जानते हैं, और कन्नौज
की इम्पोर्टेंस ये थी कि वह उत्तरापथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला मार्ग और पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाले मार्ग के बीच में पड़ता था, रास्ते में पड़ता था। प्रमुख महामार्ग, आज भी ये बात सही है कि प्रमुख महामार्गों के किनारे के जो शहर होते हैं वो डेवलप करते हैं। तो कन्नौज की लोकेशन, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी और कन्नौज इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थल था। तीन तीन शक्तियां कन्नौज में 150 सालों तक संघर्ष करती रहीं। उनमें से एक शक्ति पूरब भारत से आई थी जो पाल शासक थे। इनकी एक शक्ति थी, पालों के बीच पालों का झगड़ा रहा। दूसरी शक्ति इधर राजस्थान में राजपूताना में ये प्रतिहार लोग थे, प्रतिहार, और पाल और प्रतिहारों के बीच संघर्ष में कूद पड़े दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। तो ये राष्ट्रकूटों, पालों और प्रतिहारों के बीच बहुत लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। पीढ़ियां बीतती गईं लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और इस युद्ध की शुरुआत अगर देखा जाए तो होती है जब प्रतिहारों के राजा वत्सराज कन्नौज पर हमला करते हैं। और कन्नौज में उस समय आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश के एक कमजोर राजा शासन कर रहे थे। ठीक है, हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर आपको लिखवा भी देंगे। पहले हम आपको बता दें तो कन्नौज में जो स्थानीय शासक था आयुध वंश का, वह राज्य कर रहा था। ये मान लेते हैं कन्नौज है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज। तो प्रतिहारों में वत्सराज ने कन्नौज पर हमला किया, आयुध वंश के राजा को हराया। अब बगल में मौजूद पाल वंश के शासक ये कैसे देख सकते थे, और उन्होंने इस बात का विरोध किया और आ गए कन्नौज पर हमला करने के लिए। जब कन्नौज पर हमला करने के लिए आए तो प्रतिहारों की एक तरह से प्रतिहारों को चैलेंज मिला, तो प्रतिहारों ने विरोध किया। पाल शासक को हराया और धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल को हराया और हरा करके वापस इनको बंगाल भेज दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि इस लड़ाई से पहले चक्र का ये लड़ाई हुई, इसमें दो ही पक्ष थे, प्रतिहार और पाल, और इसमें जो झगड़ा हुआ वो पाल डिफीट खा गए और प्रतिहार जीत गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि पाल चूंकि जान गए थे कि ये इनको हराना मुश्किल है, तो उन्होंने दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से हेल्प मांगी और राष्ट्रकूट राजा उत्तर भारत आता है और वो इन्हें हरा देता है, प्रतिहारों को हरा देता है। प्रतिहारों को हरा करके पालों की प्रतिष्ठा को कायम हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो पालों को भी हराता है। पालों को भी हराता है, यानी प्रतिहारों को हराने के बाद, पालों को हराने के बाद वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सत्ता बदल जाती है। यहाँ पर भी दूसरा राजा आ जाता है, यहाँ पर भी दूसरा राजा आ जाता है और यहाँ पर भी दूसरा राजा आ जाता है। एक बार फिर से यहाँ का जो शासक होता है वो फिर से कन्नौज पर हमला करके कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। पालों का राजा कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। प्रतिहार आते हैं लड़ने के लिए, प्रतिहारों को भी वो हरा देता है। ये बात इनको जानकारी प्राप्त होती है तो ये आते हैं और ये पालों को हराते हैं। फिर उसके बाद जब ये हार जाते हैं तो और दक्षिण भारत में इनके एरिया में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो ये वापस बुलावे पर दक्षिण भारत पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दूसरी पीढ़ी आ जाती है और यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है।
फिर क्या होता है कि झगड़ा, अब यहां पर ये ऐसे उलझ जाते हैं कि ये उत्तर भारत आ ही नहीं पाते हैं। पाल राजा जो है वो थोड़ा कमजोर होता है। इस समय प्रतिहारों में मिहिर भोज, जो बहुत प्रतापी शासक था प्रतिहारों का, वो शासन करता है और वो क्रमशः पालों को हराता है और कन्नौज पर एक बार फिर से कब्जा कर लेता है। तो हम ये देखते हैं कि यह युद्ध 823 ईस्वी में शुरू होता है और 950 के आसपास जाकर के समाप्त होता है। और यहाँ ये 100 साल 150 साल से ज़्यादा चलने वाला संघर्ष में अंततः प्रतिहार विजयी होते हैं, यानी कन्नौज जो है अंततः प्रतिहारों के कब्जे में आ जाता है। तो इस पर सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रकूट राजा कौन सा था जिसने पाल प्रतिहार संघर्ष में भाग लिया या त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम ट्रिपार्टिट संघर्ष, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, जो इंग्लिश मीडियम से है वो समझ लें, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। और लास्ट में विजयी होने वाली शक्ति प्रतिहारों की होती है। कन्नौज में जो राजा आयुध वंश का शासन कर रहा था उसका नाम इंद्रायुध है। ठीक है, तो हम आपको लिखा देते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट स्टेप है इंद्रायुध। इंद्रायुध कौन है? कन्नौज का शासक है इंद्रायुध, ब्रैकेट में कन्नौज लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये कमजोर शासक होता है और ये किस वंश का होता है? आयुध वंश का। आयुध वंश का राजा होता है